हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स के। यहाँ पर हम डेली डेली नए नए स्कूल्स के प्री बोर्ड के पेपर्स उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से अपने। द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर एज। तो देखो बच्चों, इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप सारे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर 385 आ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड हमारा क्या है? सेकेंड मेथड है कि हम 3, 8 और 5 के फैक्टर्स खुद ही कर लें, प्राइम फैक्टर्स। तो उससे हमारा आंसर भी आ जाएगा। 5 से 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। फिर 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 11 से हो जाएगा 11 1 जा 11। मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमारा? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। एक्स स्क्वायर क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। बोला कि इसका एक 0 2 है। इट्स मीन्स अगर 2 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 होता है ना, अगर उसमें हम के एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दें तो वो पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के, जब हम वैल्यू एक्स की 2 पुट कर दें तो 2 पुट कर देते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 2 की पावर 2 मीन्स 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 6 10 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 और के इज इक्वल्स टू 10 प्लस का है, जब उस साइड चला जाएगा क्या किस में आ जाएगा? साइन चेंज हो जाता है, -10। देयरफॉर ऑप्शन नंबर इसमें भी बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी -10 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने क्लास क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। तो सबसे पहले हमें कोइंसिडेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है कोइंसिडेंट के लिए सेटिस्फैक्शन इक्वेशन? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं अपनी क्या है। a1 3 है, b1 -1 है और c1 8 है। पुट कर लेते हैं अपना। a1 हमारा 3 है, -1 और ये 8। उसी तरह से हम जब उस सेकंड वाले इक्वेशन में बात करेंगे तो उसमें क्या है हमारा? ये 6 है, a2 6, b2 माइनस के और c2 प्लस 16 होगा क्योंकि वो इधर आ जाएगा, क्योंकि 8 भी इस साइड था वो भी इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे इसको 6 माइनस के और ये 16। किसी भी साइड से दो उठा लेते हैं हम लोग, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ले करके, इसको छोड़ देते हैं, या इन दोनों को सॉल्व करके इसको छोड़ सकते हैं, वही आंसर आएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस के आंसर, इट्स मीन्स 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मीन्स के इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो हमें इस इक्वेशन की मतलब कि एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रूट्स कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम इसके डायरेक्टली। तो हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमारे इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए b बोलता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 4 है, तो मल्टीप्लाई तो 4 ही होगा। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, ये मेथड होता है 2 टू ज़ा 4। यहाँ तो इजी हो गया, हम हर जगह पे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मेथड ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन नहीं। 2 1 जा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 2 4, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 को, मतलब कि -4 आने से मतलब -2 मीन्स एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x ले लेते हैं, x -2, इसमें और इसमें -2 कॉमन आ रहा है। ध्यान रखना इसका साइन का बड़ा डिफरेंस हो जाता है। -2 लेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स x बच जाएगा, और ये प्लस का है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो यहाँ आया है वही चीज़ यहाँ आएगी, तो वो भी ठीक है भाई, याद रखते हैं, लेकिन हाँ ऐसे आता है वो, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या होगा, अब x-2 इसमें भी कॉमन है, x-2 इसमें भी कॉमन है, तो x-2 यहाँ से आ जाएगा, और ये क्या बच गया, x-2। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गया इस वाले से, x इज इक्वल्स टू 2, और इस वाले से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2। तो x की दोनों वैल्यू क्या होगी, 2, 2। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में था, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। The ratio of the side of the two similar triangle is equal to the ratio of the corresponding sides. Obviously, मतलब अगर मेरे पास दो ट्रायंगल, समझो इस बात को क्या कह रहा है, मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिए इसने, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। अगर ए बी एंड पी क्यू का रेशियो सेम होगा, किसके सेम होगा, ए सी और पी आर के, और बी सी और क्यू आर के, ऑब्वियसली मतलब कि एक साइड का रेशियो बाकी अदर टू साइड्स के रेशियो के सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर नॉट इक्वल, सिमिलर, ये साइन मैंने इक्वल वाला है लेकिन सिमिलर होंगे, नॉट इक्वल, ठीक है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, रेशियो ये होता है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में आर पी। ये मीन्स है, मतलब सारे साइड के रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। Therefore, option number A is correct. The length of the diagonals of a rhombus are 32 and 24 centimeters. Then the length of the side of the rhombus. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, 9th का ये, अगर ध्यान से करा होगा, किसी ने पढ़ा होगा 9th, तो एक रोम्बस दे रखा है हमारे पास। रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आधे से ज़्यादा को तो बच्चों को पता ही नहीं होता है। रोम्बस होती है एक तरह का ना स्क्वायर ही होता है, जिसमें 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट इसके जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 नहीं होते हैं, और स्क्वायर में क्या होता है, 90 होते हैं, तो इसलिए उसको स्क्वायर बोला जाता है, इसको रोम्बस बोला जाता है, क्योंकि ये ना एक एक्यूरेट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ इसमें होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली एक डायगोनल बड़ा होगा थोड़ा, और एक थोड़ा छोटा होगा, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसने बोल दिया कि एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास 32 है, और एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास 24 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ठीक है, प्रूव नहीं करना है यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है ये और ये इक्वल है, तो 32 का हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 16। ये और ये भी इक्वल है आपस में,
एक ट्रायंगल बाहर ही निकाल लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन गया ये, जिसमें ये साइड हमारा कितना है, सॉरी 16, ये साइड कितनी हो गई है 12। तो हमें क्या निकालना है, इसका हाइपोटेनियस। तो हम लोग इसमें क्या लगा दे, पाइथागोरस लगा देते हैं डायरेक्टली। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर कितना होता है 1 नहीं, 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 256, 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256, रूट में है ये सब, तो रूट प्लस हो जाएगा 0 0 4, 400 रूट किसका होता है 20 का। therefore the length of the hypotenuse is 20, therefore all sides of the rhombus is 20. If there is option 20 present, yes, option number D is correct. Length of the side of the rhombus is 20 centimeter. Question number 7. The coordinate of the 2 points are 2, 0 and 0, -8. The coordinate of the midpoint. बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट पूछे इसने, तो कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, पॉइंट्स दे रखे हैं सबसे पहले तो इसने हमारे पास 2, 0, मतलब एक लाइन है, इसका एक पॉइंट 2, 0 है और एक है सेकंड पॉइंट कितना दे रखा है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0, -8, 0, -8, 0, -8। जब भी इसके मिड पॉइंट की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर x पॉइंट निकालना है इसका तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि दोनों x पोजिशंस को प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 + 0 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसल 1 आ गया, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, तो 0 + -8 तो -8 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया -4, 1, -4। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो गया 1, -4। देखते हैं ऑप्शन में प्रेजेंट है 1, -4, ऑप्शन नंबर डी। आइए समझ में। तो आज हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो कैसे करेंगे इसको हम पता है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन आ रहा है, 9 बाहर ले लेते हैं सबसे पहले तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो हमें पता है 1 यहाँ रह जाएगा, 10 प्लस में उस साइड क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। यहाँ से हमें पता चला कि tan स्क्वायर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 9 ए इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं इफ ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। देखिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू। बच्चों को तो कन्फ्यूजन ही हो जाएगी कि कैसा है ये।
ये ड्रॉ कर देते हैं। देखो ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर। बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल, तो हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ से ये चीज़ पता लग गई तुमको। अगर इस एंगल की कुछ वैल्यू दी है तो उसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी है इसके इक्वल, मतलब बी की वैल्यू क्यू के और सी की वैल्यू आर के इक्वल होगा अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो। इसने बोल रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू 31 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 69। फाइंड द एंगल क्यू, फाइंड द एंगल क्यू। अगर ए की वैल्यू हमको 31 दे रखा है और क्यू की वैल्यू हमको कितने दे रखा है, सॉरी आर की वैल्यू हमको 69 दे रखा है। आर का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 69। ठीक है, तो ये सी भी हमारा 69 हो गया। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी सी में कितना हो गया 31 69, और ये एक्स है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है 180 होता है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस में क्या हो जाएगा 31 और 69 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 100, है ना। 100 हो गया, तो 180 में से जब 100 माइनस होगा कितना आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल Q is equals to 80 degree. Both triangles are similar, as you know. 80 degree. Option D is correct. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C cos A is equals to 4/5 then the value of tan A। तो हमें बता रहा है कि एक ट्रायंगल है A B और C जिसपे C क्या है राइट एंगल है, और cos A की इसने वैल्यू दे रखी है हमको, cos A is equals to 4/5। तो cos हमारा क्या होता है बच्चों, cos हमारा होता है B/H, बेस अपॉन में हाइट होता है। अगर मैं इसको एंगल मानता हूँ तो बेस मेरा 4 आ गया और ये हाइपोटेनियस होता है, H मतलब हाइपोटेनियस, ये 5 हो गया। तो सबसे पहले हम इस वाले साइड की वैल्यू पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स लेट कर लेते हैं इसको। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये 25 हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर है सॉरी एक्स स्क्वायर 25 माइनस में 4 4 जा 16। ठीक, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आएगा जो भी आएगा, कितना आएगा 25 में 16 माइनस करेंगे 9 विच इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई 3। उसने हमसे बोला है tan A फाइंड आउट करने के लिए। tan A हमारा क्या हो जाएगा, tan A हमारा होता है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन में बेस। P हमारा आ गया 3 और बेस हमारे पास था 4, 3/4। देयरफॉर द आंसर इज 3/4। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 3/4। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, A ladder leaning against a wall makes an angle 30 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, the length of the ladder is। तो क्वेश्चन में ये बोला गया हमसे, देखो ध्यान से समझना। एक लैडर है, एक वॉल के सहारे खड़ा है, ये वॉल है हमारी, इस पे एक लैडर ऐसे खड़ा है। अगर वो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री। ठीक, कितने डिग्री का एंगल है 30 डिग्री, और उसकी फुट की डिस्टेंस है कितना 2.5 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर, मतलब हमको ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें पता है एक हाइपोटेनियस है और एक हमारा क्या है बेस, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका बच्चा फॉर्मूला होता है,
एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होता है हमारा ये होता है साइन कॉस, कॉस का कॉस मतलब सेक हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू होती है, ठीक है, एच अपॉन बी। तो एच हमारा क्या है, एक्स लेट कर लेते हैं एक्स को, बी हमारा कितना है 2.5 और सेक कितना हो जाएगा, सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, पता है सबको, 2.5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई और सेक 30 होता है 2 अपॉन में √3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 मतलब 5 अपॉन में √3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, √3 की वैल्यू पता है सबको 1.71 होती है। तो जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 2.87 समथिंग, मतलब 88 के अप्रोक्स आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Come to the next question. If a tower is 30 meter high, cast a shadow 10√3 meter on the long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। बोल रहे एक टावर है जो शैडो बनाता है, टावर की हाइट दे रखा है हमको 30 मीटर और ये हाइट ये शैडो बनाता है 10√3 का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये। तो इसमें हमें क्या पता है, एक परपेंडिकुलर हाइट पता है और एक बेस पता है, मतलब कि पी अपॉन में बी। पी अपॉन बी क्या होता है 10 थीटा। तो पी हमारा कितना है 30 अपॉन में 10√3 इज इक्वल टू 10 थीटा। तो 10 से कैंसल 3 अपॉन √3 वी कैन ऑल्सो राइट √3 सेकेंड यहाँ पे रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 कैंसल इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो 10 थीटा की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो थीटा हमारा कब होता है √3 60 पे, 10 थीटा √3 कब होता है 10 60 पे होता है। देयरफॉर एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ओ विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना। एक सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर कुछ पॉइंट है एक डिस्टेंस पे, ये पी पॉइंट है, ये सेंटर है सर्कल का। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है 10, और जो टेंजेंट बना रहा है ये पॉइंट सर्कल के साथ, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 8। ये पूछा है कि इसकी रेडियस कितना है, रेडियस। तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हमेशा जब भी हम टेंजेंट का रेडियस से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पता है ये। तो इसमें देख रहे हो 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, या ये हाइट और ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस लगा देंगे इसमें भी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में हाइट, स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं, रेडियस के इक्वल होगा जो एक्स के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस में 64, दिस इज इक्वल्स टू 36, और एक्स स्क्वायर या एक्स इज इक्वल्स टू √36 और एक्स इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर डी इज करेक्ट। ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 14, if the area of a circle is 154 centimeter square then what is its circumference। सबसे पहले हमको एरिया गिवन है,
एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इसका सर्कमफेरेंस। तो पहले तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन था हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल 154। पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, आर स्क्वायर 154 अपॉन में पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा, सॉरी 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक। 22 से ये कैंसिल, कितने टाइम्स में आ जाएगा, 7 टाइम्स में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 7। तो रेडियस तो हमारा आ गया 7। हमसे पूछा था सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 मीन्स 44। Therefore circumference is equals to 44 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। रिटर्न में भी आ सकता है, इस बार तो मल्टीपल में आया हुआ है। देखो ये बोल रहे हैं कि एक मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे, ठीक। एक मेरे पास कोन है, ऐसे भी हो सकता है और इसका मुंह ऊपर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक मेरे पास हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है। 3 डायग्राम है मेरे पास। ये बोल रहा है कि तीनों का बेस, मतलब ये बेस, ये बेस, ये और ये बेस, ये होता है रेडियस या डायमीटर बोलते हैं। वो तीनों का कैसा है, सेम है और इनकी हाइट भी सेम है। क्या है, इनकी हाइट्स भी सेम है। तो देखो पहली बात हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो जो इसका रेडियस होगा वही इसका हाइट भी होगा। इसका मतलब अगर हम कोन की बात करें तो इसमें इसका एच किसके इक्वल हो जाएगा, इसके रेडियस के। और सिलेंडर की बात करें तो इसका एच किसके इक्वल हो जाएगा, इसके रेडियस के। मतलब कि इनका सारा रेडियस और हाइट कैसा है, इक्वल है। तो हमें पता है तीनों का वॉल्यूम क्या होता है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं कोन की बात करूँ क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ, उसका रेडियस, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक बात देखो, जब आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर और एच, जब एच और आर इक्वल है सबके, तो ये भी आर क्यूब हो जाएगा, ये भी आर क्यूब हो जाएगा। और इसमें तो आर क्यूब है ही, मतलब कि पाई आर क्यूब कैंसल पूरा, पाई आर क्यूब कैंसल, पाई आर क्यूब कैंसल। मतलब इसमें बच गया मेरा 1/1/3 रेशियो 2/3। ठीक है, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो आ जाएगा कितना 3, यहाँ पे 3 कैंसल कैंसल, मतलब मेरा रेशियो एग्जैक्टली क्या आ गया, 3:1:1। दिस इज सॉरी 1:2, यहाँ पर 2, 3:1:2। तो देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है, 3:1:2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, पाई आर एल होता है। If the class interval of a frequency distribution is this and this, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो यहाँ पर हम देखें क्लास इंटरवल जो है वो रेगुलर नहीं है, तो हमें पहले इसको रेगुलर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका साइज, क्लास का साइज बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रेगुलर इंटरवल बना लेते हैं। कैसे था वो, 1 to 10, 11 to 20। तो देखो 2 से ही निकल जाएगा हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले में 0.5 माइनस कर देते हैं, 0.5 हो जाता है, और इस वाले में 0.5 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 10.5, ये हो जाता है, फिर ये 10.5 हो जाता है, और ये हो जाएगा 20.5। देख रहे हो कितना है दोनों के बीच का गैप, उसको बोलते हैं क्लास साइज। कितना है गैप, 10 का। कितना गैप है, 10.5 माइनस 0.5, दिख रहा है 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10, 10.0, मतलब 10 का गैप है।
देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर अ श्योर इवेंट। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट मतलब होता है जो होना ही होना है किसी भी कीमत में। जब कोई श्योर इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कितनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। जब भी कोई श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब उसमें कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1। अब हमारे असर्शन रीजन आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, देयर एलसीएम इज दिस। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट जो होता है नंबर्स का, अगर वहाँ पर नंबर्स ए एंड बी हैं तो उनका प्रोडक्ट होता है इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। हमें प्रोडक्ट तो गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। देख लेते क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। मीन्स 18 मल्टीप्लाई 169 कितना आता है, ये हमारा आ रहा है 3042। अच्छा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3072। therefore our assertion is incorrect but reason is correct। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है। असर्शन द पॉइंट 0,4 लाई ऑन द वाई एक्सिस। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें हमारा वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। जब भी कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई 0 हो जाता है। पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ओरिजिन पे हमारा 0,0 होता है, ठीक है। तो जब भी हम पहले अगर लिखने जाएंगे एक्स एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस पे बोला है तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई 0 हो जाएगा। अगर हमने वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट बोला है ना तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। तो इसमें देखो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू तो नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं है, वो वाई पे ही है, तो ये करेक्ट है असर्शन। रीजन देखते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, तो रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। इफ डायमीटर ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर d1 एंड d2 is greater than d1 and c is the length of the chord of a bigger circle, what is which is tangent to the smaller circle so that the d2 square is equals to c square plus d1 square। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना पड़ेगा इसको। देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ऐसा होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो और साइज अलग अलग हो। ये एक टेंजेंट पास हो रहा है जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट है और बड़े वाले के लिए क्या है, कॉर्ड है। ये इसकी लेंथ है, ऐसे हमने इस टेंजेंट के पॉइंट से इसको भी मिला लिया। तो हमें पता है टेंजेंट जहाँ पे भी मीट करता है रेडियस से वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो लेट इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमको पता है कि जो हमारा ए सी है वो रेडियस है बड़े वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले सर्कल का, सॉरी रेडियस है बड़े वाले सर्कल का। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d2/2। और जो हमारा बी सी है, बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी d1/2। और जो हमारा बड़ा वाला कॉर्ड है, कॉर्ड की वैल्यू हमको गिवन है, मतलब कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, पूरे कॉर्ड का हाफ है वो, मतलब कि c/2। ठीक है, तीन वैल्यू हमको पता लगी। ये 90 डिग्री का एंगल है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, पता है 90 डिग्री एंगल बनने तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो हमें पता है क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, देख लो, AC² प्लस AB² प्लस BC²। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो AC² हमारा क्या है, d2/2 स्क्वायर। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है
ये भी हमारा है D1/2 स्क्वायर प्लस में BC हमारा क्या है C/2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल गया D2 स्क्वायर कितना हो जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू D1/4 और C/4 ये आ जाएगा। इसमें देखो 4 आ रहा है, इन दोनों में से 4 कॉमन लेके 4 से 4 कैंसल, मतलब हमारा क्या बच गया, हमारे पास बच गया D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हैज़ प्रूव्ड।